सुरेंद्र जी, हाँ जी। आप दिल्ली से हैं, 66 ईयर्स आपकी एज है, हाँ जी। और आप कोविड से ही, लॉकडाउन से ही आप फर्स्ट लॉकडाउन से आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, आए थे, मतलब लर्न कर रहे थे अभी उससे हम। लर्न कर रहे थे। हाँ, और आप ट्रेडर नहीं हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर है, Lockdown लॉन्ग के- टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो लॉकडाउन के ट्रेडर नहीं कमा सकता ना फ्यूचर ऑप्शन कमा सकता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समुंदर है ये उसके लिए। ओके ओके। आपके पोर्टफोलियो में 400 स्टॉक्स हैं। 403 स्टॉक है। 403, मतलब वॉच लिस्ट नहीं कह रहे हैं ना, पोर्टफोलियो में देखा है वैसे। हाँ हाँ। तो 403 स्टॉक्स हैं आपके। ओके, बट आप उस समय में जाइए जब लॉकडाउन लगा, तो आपका पहले एक क्या फाइनेंस का काम है ना आपका, तो आप फाइनेंस का काम करते रहे हैं सारी उम्र, तो उससे एकदम से क्या स्टॉक मार्केट में आने की क्या फ़र्क खाली बैठे थे, हाँ, कोई काम था नहीं। पुराने शेयर मेरे पास पड़े थे अतुल कास्टिंग के, किसी लिए थे मैंने उस टाइम 2078 में। ओके, तो मैंने वो शेयर निकाले, तो उस टाइम अतुल कास्टिंग का अतुल लिमिटेड हो चुका था, उसके शेयर बढ़ गया था उस टाइम 6000 रुपये, शेयर पहुँचे 7000 रुपये। तो जब मैंने वो देखे भाई दे तो कितना पैसा बन गया है, तो फिर अतुल कास्टिंग और अतुल लिमिटेड में फ़र्क आ गया, वो जीरो है अभी भी। ओके। अभी पेपर फॉर्म में मेरे पास पड़े हुए हैं वो। कागज़ में है। हाँ। तो उसको डीमैटेरियलाइज नहीं करवाया आपने? नहीं, वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा, तो वो अतुल कास्टिंग कंपनी हिमाचल की है, वो बंद हो गई कंपनी, उसमें सारा पैसा डूब गया। ओके। तो फिर कहा कि चलो अभी दोबारा देखते हैं क्या। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी 3-4 दफ़ा गया, लेकिन मेरे को वहाँ समझ नहीं आई 78 में। फिर मैं गया नहीं वहाँ। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज तब चालू था। अच्छा, क्या एग्जैक्टली क्या मतलब उस टाइम पे क्या? इतना शोर होता था, कुछ समझ नहीं आती थी। जैसे पेपर फॉर्म शेयर खरीदते हैं, इतना बोलता है वो इतना बोलता है, उसको कुछ समझ नहीं आती। ब्रोकर खड़े होते थे? ब्रोकर, सारे ब्रोकर ही होते थे। तो आप लेते थे शेयर उनसे या बस? नहीं, मैंने दूर से ही लिए दुआ नहीं। सलाम? 3-4 दफ़ा गया, जब देखा यहाँ तो इतना शोर है, मेरे को समझ नहीं आया हमारा काम नहीं है ये ना। उस टाइम मैं ऑटो चलाता था। ऑटो चलाते थे? ऑटो चलाता था उस टाइम, तो मैं कहा चल देख के आऊँ। अच्छा। दिल तो उस टाइम भी था। एक क्या हुआ, मेरे पास थोड़े पैसे आए, 25,000 रुपया। तो मैंने स्टैंडर्ड मोटर की गाड़ी बुक करा दी, स्टैंडर्ड मोटर मद्रास की। ऑटो ना हाँ। कार बुक करा दी? उस टाइम 1.5 लाख रुपये ब्लैक थी उस पर। ये 1970? ये 79-80 की बात है ये। अच्छा, गाड़ी बुक करवा दी आपने? मैं वो गाड़ी बुक करा दी, उसमें 1.5 लाख रुपये ब्लैक थी। अच्छा। तो मैंने कहा मेरा नंबर आ जाएगा तो 1.5 लाख ब्लैक मिल जाएगा। कंपनी बंद हो गई। दैट वाज ऑल 25,000 वर लॉस्ट 25,000 एट दैट टाइम। ओ माय गॉड। ओके। तो उस इतनी रकम थी आपके पास? मतलब मैंने 2 साल में ऑटो में कमा लिए थे ना काफ़ी पैसा। अच्छा अच्छा। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने एक गाड़ी बुक कराई 500 रुपये में, अलाइड मोटर पे दिल्ली में, ओके। सिंधी हाउस पे। वो मेरी 6 महीने में गाड़ी आ गई। अच्छा उसकी उस टाइम 11,000 रुपये ब्लैक थी। अच्छा। उसकी प्रीमियम था। हाँ। तो मैंने 11,000 उनसे लिया, मैंने 22 गाड़ियाँ बुक करा दी। ओह गॉड। ओके। अब तो पहले फिर से मेरे पास business- पैसा बनना शुरू हो गया मतलब बिना चलाए? बिना चलाए। चलाना तो था है कि मतलब तो मेरे को समझ। फिर मैंने कहा भी मैं ग्रेजुएट बनना है मुझे, तो फिर मैंने एडमिशन ली ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक्सटर्नल कैंडिडेट की। तभी मेरे फीस के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम। तो कैसे किया फिर? फिर मेरे दोस्त थे जिनका कल जैसे लास्ट डेट थी, तो मेरे पास रात को बैठे थे इकट्ठे, तो कह रहे हमारे पास टाइम नहीं है। 2 दोस्त थे मेरे। मैं कहा यार पैसे मेरे को दे, 100 रुपये उधारा। अच्छा। मैंने भी फार्म भरा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए। उन्होंने मेरे को 100 रुपये फट दे दिया। तो पढ़ाई भी की आपने? पढ़ाई साथ में मैंने पढ़ाई की। उस पढ़ाई का मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं ऑटो चलाता था तो मैं हिंदुस्तान टाइम अखबार ले जाता था अपने साथ, इंग्लिश अच्छा, की। अच्छा। तो फॉरेनर जो थे ना, वो देखते थे ये पढ़ा लिखा, तो मेरे पास ही आते थे, चाहे 10 गाड़ियाँ खड़ी हों। तो आपका एक मार्केटिंग का तरीका भी हो गया ये? मार्केटिंग का तरीका हो गया। मैं जहाँ जहाँ के खड़ा हूँ, मेरे को फट फॉरेनर मिल जाए, टूरिस्ट। मतलब जो शुरुआती या जवानी के दिन थे आपके, तो आपने एक तरीके से पढ़ाई भी पूरी की अपनी? फिर मैंने ग्रेजुएशन पूरी की 3 साल में। बाकी एक business पेपर मेरा रह गया था, वो 4 साल में पूरा हुआ मेरा। सप्ली आती है जैसे हमारे, हाँ। या कंपार्टमेंट आती होती है? बीकॉम करी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा। ग्रेजुएट हुआ मैं 82 में। मैं अगर रेगुलर करता तो 3 साल में हो जाता। मेरा एक पेपर रह गया था। अच्छा। तो फिर मैं 4थे साल में दिया वो पेपर। वो मेरे पर बाकायदा उसकी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, वो डिग्री भी। चलो, आपने फिर उसके बाद अपना बिजनेस वगैरह किया या धीरे धीरे ऑटो बढ़े? चलाते रहे, फिर अपनी गाड़ी डाल ली। हाँ। फिर गाड़ी 2 और डाल ली, वो भी किराए पे चलने लगी। 1983-84 और आज 2020 में आपने शुरू किया। हाँ। तो ये 30-35 साल आप बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल किया है, बिजनेस किया है। बहुत स्ट्रगल किया है। कोविड में मार्केट में आने से पहले अब बिजनेस साइड में या काम के साइड पे आप क्या कर? 92 तक ऑटो चलाया है। फिर मैंने लॉटरी का काम शुरू दिल्ली में ऑटो चलाते थे थ्रू किया। दिल्ली में। तो 92 पे आपने ऑटो चलाना बंद कर दिया? 92 में लॉटरी आई तो। अच्छा। लॉटरी तो पहले भी थी,
सिंगल डिजिट लॉटरी थी। तो लेकिन ना एक लड़का था तो मेरे साथ अच्छा उसकी राम राम थी, तो वो लॉटरी का काम करता था, वो फेल हो गया। ओके। तो उसने बोला अंकल जी आप मेरे साथ काम करो, इसमें अच्छे पैसे बचते हैं। तो पहले दिन हम 6500 रुपये का माल लेके आए लॉटरी बेचने के लिए। तो उस दिन मेरे को 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ 6500 में। 16% पहले दिन ही? पहले दिन 4% तो हमारी कमीशन है ही है। फिर मैं उन्हें जब देखा मैंने 5-7 दिन मेरे को ना, तो मेरा काम क्या होता था इसमें? 6400 रुपये बराबर हो गया। अच्छा, हो ही जाना था अगर वो प्रॉफिट इतना आ गया तो उससे मेरा हौसला बहुत बढ़ गया। हौसला बढ़ गया, 3 दिन में 6500 रुपये साफ हो गया। ऐसा ना जो लॉटरी थी ना, 23 दिन काउंटर को देती थी, 7 दिन पब्लिक को देती थी। मैंने जो एवरेज निकाली तो मैं कहा 23 दिन हमारे को बहुत मिल जाएगा। वो सबसे बड़ी बात थी, हमारी कमीशन 4.5% थी। अगर आप 1 लाख रुपये का माल लाए ना, 4500 रुपये आपने पहले तो कमा लिया, अगर आपने लॉटरी बेची है। लॉटरी बेची है। फिर मैंने उसको काम को बढ़ाया। उस काम को मैं 6 लाख रुपये तक ले गया पर डे। 6 लाख रुपये की डेली लॉटरी आती थी। पैसे थे नहीं उस टाइम, पैसे वाले जो लॉटरी वाला था उससे इतना इतवार बना लेते हफ्ते में पैसे कहीं नहीं जाएंगे। हम पहले सुबह लॉटरी बेचते थे, शाम को उसका भुगतान करके आते थे। वो विश्वास बन गया। वो कह रहे अंकल 10 लाख की लॉटरी, 10 लाख की लॉटरी ले जाओ। मैं कह नहीं। हम लास्ट दिनों में मेन घाटा होता था, लास्ट दिनों में 20 से लेकर 30 तारीख तक, क्योंकि लोगों की जेबें खाली हो जाती थी। तो हम फिर माल को कम कर देते थे, 50-60% पे ले आते थे। नहीं, बट आप एकदम से इतना कैसे बेच पाते थे? मैंने काउंटर लगवाए थे, 18 काउंटर लगते थे मेरे। पहले दिन एक काउंटर लगा 6500 का। फिर मैंने स्टाफ इकट्ठा किया, उस टाइम 10,000 रुपये सैलरी होती थी स्टाफ की। 18 काउंटर मैंने लगवा दी पूरे जमपुरा में, भोगोल में, लाजपत नगर में, पास में। 2 बंदे ऊपर रखे। फिर उसके बाद मैंने जिस दुकान पर भी मैं बैठा हूँ जमपुरा में, ये दुकान भी मैंने बीच में ले ली 1,60,000 रुपये की। तब की ली हुई है? तब की ली हुई है। अब 50 लाख की है वो। बीच में मन नहीं आया बेचने का आपको? नहीं, कुछ पहले जब टाइट हो गया बीच में, लॉटरी बंद करके मैंने गाड़ियों का काम शुरू किया। कोई आप जैसा दोस्त था जिसने कहा जो गाड़ियाँ डाल लो। मैंने 8 गाड़ियाँ डाली, अम्बेसडर भी, हमारी ये वैगनार भी। अच्छा। लेकिन उसमें 15 लाख रुपये मिट्टी हो गया। क्यों नहीं चला वो चीज़? लॉटरी में जो मैंने 15 लाख रुपये कमाया था, बचाया था, उसमें मैंने लॉटरी जो गाड़ियों का काम शुरू किया तो सारी गाड़ियाँ मेरे को खा गई। अच्छा। ईमानदार में हैंड टू माउथ हो गया, ईमानदार मेरे कर्जा हो गया। तो एकदम से आप अच्छे बन गए थे लाइफ में और एकदम से नीचे ले जाए? बिल्कुल नीचे आ गया। मेरे ईमानदार मेरे कर्जा हो गया। क्या मतलब, क्यों फ्लॉप हुआ ये बिजनेस? बिजनेस चला ही नहीं मेरे का, लोहा फला नहीं। ये हर एक को लोहा फलता नहीं है ना, मेरे का काम नहीं फला। अच्छा, 15 लाख तो गाड़ियाँ ही आई। टाइम उम्र क्या थी आपकी 1995-96 में? 1995-96 में मेरे 57 का बर्थ है। 57 का 40 है ना, 40 साल। देखो आप कर्जा उतार के आए हो अभी, उस टाइम पे फिर किया क्या आपने कि चलो अब मैं ये कर लेता हूँ? पैसा है नहीं आपके पास? नहीं, मेरी उस टाइम फिर गाड़ियाँ आ गई ना, बुकिंग की गाड़ियाँ आ गई हैं, बुकिंग वाली गाड़ियाँ आ गई। हाँ। मेरे को फिर 2 लाख रुपये हाथ में आ गया। तो कुछ ना कुछ करके लाइफ जिंदगी चलती रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अपन मैं आराम से नहीं बैठे कभी। ओके। फिर मैं गाड़ियाँ फाइनेंस का काम शुरू कर दिया। अच्छा। 3 व्हीलर फाइनेंस करते थे। अच्छा। फिर मैंने छोटी सी एक दुकान ले ली ऑफिस बनाने के लिए। तो 2000 मैं सीधा फास्ट फॉरवर्ड आ जाता हूँ 20 पे। स्टॉक मार्केट का दूर से आइडिया था, नज़दीक कभी नहीं देखी थी। नज़दीक कभी नहीं देखी। लॉकडाउन में आपने कहा कि भैया टाइम है मेरे पास, कुछ और नहीं करूँगा, फिल्में नहीं देखूंगा, टाइम पास नहीं करूँगा, वो भी करूँगा लेकिन सर्च किया। स्टॉक मार्केट जहन में कैसे आया? स्टॉक मार्केट जहन में आया कि वो जो आपको बताया ना शेयर अतुल कास्टिंग के लिए थे। अच्छा, हाँ। उससे मैंने निकाले तो मैंने कहा यार ये तो अतुल कास्टिंग के तो शेयर देखते क्या भाव है। उस टाइम मैंने 2100 रुपये के लिए थे अपने फ्रेंड से। उसने 3000 के लिए थे, उसको पैसे जरूरत थी। तो वो निकाल के देखे तो मैंने इसको बोला बेटे को भैया इसमें 31 में तो आ रहा है 7000 का ये शेयर एक, तो बड़े पैसे बनेंगे इसमें तो यार। बोले कहते अतुल कास्टिंग डालें तो अतुल कास्टिंग आई ना, अतुल लिमिटेड आ जाए। अतुल लिमिटेड का 7000 का शेयर है। अच्छा। तो मैंने कहा यार तो बहुत पैसे बन गए। पता किया, सारा रिसर्च किया, कुछ नहीं। तो फिर मैंने कहा यार अगर कितने सालों में 7000 के 20 लाख कितने लाख रुपये बन रहा है तो इसमें ऐसे काम है गाजो जिसमें पैसे बनते हैं। फिर मैंने ट्रेडिंग शुरू करी। ट्रेडिंग में मेरे को 5-7 लाख रुपये लॉस हो गया। स्टॉक ट्रेडिंग करी मैंने। कितने पैसे से शुरू किया आपने? मैंने उस टाइम 12 लाख रुपये से शुरू किया था। सीधा ही 12 लाख उड़ गया सारे, फ्यूचर ऑप्शन में भी और ट्रेडिंग में। नहीं, पर आपका मन कैसे हुआ कि मैं 12 लाख लगा देता हूँ? मैंने उस टाइम रिस्क लिया। मैं तो रिस्क टेक करूँ, मैंने तो जिंदगी में हमेशा रिस्क लिए। आपको लगा कि 7000 से 60 कितना, 7 लाख 6 लाख कितना बोला? मतलब 7-8 लाख रुपये मेरे को लॉस हो गया। अच्छा। उसमें हुआ क्या कि PVR के शेयर उस टाइम बहुत तेज थे। ओके। PVR ने राइट इशू कर दिया। ओके। राइट 50% पे राइट इशू किया PVR ने। तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरी एक FD मैच्योर होने वाली थी, तो मैंने उसको बोला मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर।
उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करी, मैंने राइट शेयर ले लिए, मिल गए मेरे को। उसमें मेरा 5 लाख रुपये लॉस कवर हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं लॉन्ग टर्म जाऊँगा, सही मिल गई, शॉर्ट टर्म नहीं जाऊँगा। अब लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। फिर मैंने वॉरेन बफेट की लाइफ पढ़ी, झुंझुनवाला की लाइफ पढ़ी। अच्छा। फिर उसके साथ एक सुशील केडिया का देखा, संजीव बसीन की देखना शुरू करी। तो अब मेरे को समझ आई कि पैसा सिर्फ इस शेयर मार्केट में समुंदर है, जितना नीचे जाओगे उतना माल ज़्यादा उठा कर लाओगे, जितना लॉन्ग टर्म में जाओगे उतना माल तुम्हारे है, तुम्हारे से वो खींच तो सकता नहीं है। कोई तुम किसी को उधार दो तो वो तो वापस ना दे तो वो तो बेईमान हो गया ना। इसमें तो तुम्हारे पास आज शेयर बेचो, कल पैसे आ जाते हैं बैंक में। आज शेयर खरीदे आपने, शाम को आपको अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। आपने जो 4-5 लोगों के नाम बताए, आपने देखा मैच्योर लोग हैं, वो सारे उम्रदराज लोग हैं। तो आपने ये जो यंग यूट्यूबर्स हैं उधर ध्यान क्यों नहीं किया? नहीं था, वो उनकी तरफ इसलिए नहीं जाता कि जो झुंझुनवाला है वो उसने एक वो कैपिटल जनरेट करी है जो उसने सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में। अब हमारी गाड़ी छोटी है, हमारे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है। अब रात को जब आप अंधेरे में चलते हो तो देखते हैं आगे बड़ी गाड़ी जा रही है तो उसकी लाइट ज़्यादा है, वो तेज़ चल रहा है, हमारी लाइट गाड़ी छोटी गाड़ी है तो लाइट कम है, तो उसको फॉलो करते हैं हम, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ओह गॉड, बहुत अच्छा मेटाफोर है ये, बहुत अच्छा। कि सामने अगर धुंध है मान लो तो आप बड़ी गाड़ी के पीछे 20 फुट पीछे लगा लो ना, जो उसकी स्पीड चल रही है तो अपनी उस स्पीड चलते रहो, 20 फुट का फर्क होना चाहिए। अगर वो ब्रेक मारे तो 20 फुट तुम्हारी ब्रेक लग जाए, और अगर कोई मुश्किल आती पहले उसको आएगी तो हमें पता चल जाएगा। ये बात होती है। मैंने दमानी को भी फॉलो किया, लेकिन दमानी इतना एक्टिव नहीं है जब से डी-मार्ट उसने बनाया। दमानी इतना एक्टिव नहीं है मार्केट में। झुंझुनवाला ये लिख के गया है कि मेरा मेंटर दमानी है, तो अगर मेरी वाइफ देखा कोई दिक्कत हो तो दमानी से पूछ ले जो काम करना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हाथ कैसे चले आपके? ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने बंद कर दिया। नहीं बताओ तो सही कि क्या किया था आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में? लॉट डालो, कुछ बनता ही नहीं है, वो साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है। आपने जब जैसे अब एक्सपायरी आ गई, एक्सपायरी तक तो जीरो हो जाता है वो तो देखो उसकी वो तरीका है, उसकी फितरत है, फितरत है, तो इसलिए उसमें फ़ायदा क्या जो जीरो हो जाए। नहीं ऊपर भी तो जाता है कई बार। नहीं ऊपर नहीं, मेरे को कभी प्रॉफिट मिला ही नहीं इसमें। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो आपने इतने बड़े बड़े नाम देखे। ऑप्शन बाइंग में आपने क्या सीखने की कोशिश की? ऑप्शन बाइंग में पैसे डालने से पहले लॉट लिया मैंने, मेरे पास वो HDFC में अकाउंट है ना, तो वहाँ ही लड़का है तो उसने वो मेरे को खरीदवाता था, ये ले लो ये बढ़ने वाला है, वो साला कम हो जाता था। तो अभी आप स्टॉक खरीदते हो, किसी की सुनते हो? नहीं, किसी की नहीं सुनता। तो ऑप्शन बाइंग में क्यों सुनी आपने फिर? वो मैं तो कह रहा शुरू की गलतियां थी ना, वो सुधारी मैंने सारी। मतलब ऑप्शन बाइंग में आप ये मानते हो पैसा बन सकता है? नहीं बन सकता पैसा, मेरे हिसाब से खुद से भी नहीं बन सकता। नहीं, ऑप्शन सेल भी करो, बाई भी करो, तब भी नहीं बन सकता। बनाते हैं लोग, बनाते हैं, कम बनाते हैं। 11% हमें सूट नहीं किया। 11% बनाते हैं, हमें सूट नहीं किया ना। ट्रेडिंग सूट करी, ट्रेडिंग ऐसे शुरू में 6-7 लाख ये स्टॉक एडवाइजरी वाली कंपनी थी ना, मैं इनको फ़ोन करता था, वो कहता है हमारे पास 11,000 जमा करा दो जी पर वीक का। कोई कहता है 9,000 जमा करा दो जी, कोई कहता है 25,000 जमा करा दो जी। मेरे को तुम्हारे को 25,000 देना तो 25,000 से मैं अपने लॉन्ग टर्म अकाउंट में डालूंगा, तुम्हारे को क्यों दूँ? अब ये सिर्फ मैंने ये मनी कंट्रोल का जो ऐप है ये ख़रीदा है 1 साल के लिए, और बेस्ट है। इसे कोई बेस्ट ऑप्शन तुम्हारा तो ऑप्शन का नीड नहीं स्टॉक लेने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो DII जो FII जो शेयर लेती हैं इसमें इंक्रीज़ करती हैं, उसमें मैं भी इंक्रीज़ करता हूँ अपना स्टेक। इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यू आर फ्री एंड यू आर अर्निंग। अब मैं पीछे जलंधर गया तो वहाँ भी मैंने अपने मोबाइल से ट्रेडिंग करता था, तो मेरे को कौन रोकता है वहाँ जब मेरे पास टाइम है। तो दिक्कत पता क्या आ जाती है? दिक्कत जनरेशन में, यंग जनरेशन में आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है अगर आपके पास कैपिटल अच्छा पड़ा है तो। नहीं, कैपिटल बन जाए, इससे कैपिटल बन जाता है। नहीं बन जाता है, बट फिर पेशेंस भी नहीं है हमारे लोगों में। अगर आपका हौसला है, पेशेंस है, पैसा अपना है, उधार लेके कोई काम मत करो। अच्छा, उधार में मार खाता है, कल को शेयर गिरता है तो आपको, जिससे आपने पैसे लिए वो पैसे आपसे मांगता है, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो? आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। करेक्ट। आपको बस होल्डिंग की पावर होनी चाहिए। 2-2 साल से मेरे शेयर ऐसे हैं जो सोए हुए हैं, अब जागना शुरू किए हैं। 2-2 साल आपने उसको होल्ड करके रखा है? इन्फीबीम मेन्यू को 2 साल होल्ड करके रखा। अब टाटा पावर का शेयर मेरे पास 1.5 साल से 200 रुपये चल रहा था, अब कि चल रहा तो 130 रुपये मेरे को प्रॉफिट दे रहा है एक शेयर। 500 शेयर मेरे पास है, और अब मैंने फ्री शेयर जनरेशन करके रखता हूँ मेनली। उस शेयर जब मैं पहले काम शुरू किया, जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दिया, और वो बंद कर दिया तो हमारा भगवान भला करे, इंटरडे ट्रेडिंग, इंटरडे भी बंद कर दिया। इंटरडे भी कर रखा है, इंटरडे बंद कर दिया, ऑप्शन बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को उसमें लॉस हुआ, मेरे को समझ नहीं आई। मुझे जब होल्डिंग में समझ आई तो मैंने कहा अब ये इतना प्रॉफिट आ रहा है तो इसको प्रॉफिट को जनरेट करके
उसके शेयर लेके रख दो, फ्री शेयर जनरेशन हो जाएंगे। मेरे पास कितने स्टॉक ऐसे हैं जो मेरे फ्री शेयर जनरेशन है। फ्री शेयर जनरेशन का मतलब समझाइए थोड़ा। हाँ जी, फ्री शेयर जनरेशन का मतलब ये मैंने इसको, मेरी अमाउंट 0 में लगी हुई, उनसे कमा के उन्हीं के पैसों में लगा दिया मैंने। जितना लगाया था उतना बन चुका है। जितना लगाया था मैंने बन चुका है, मेरे शेयर फ्री पड़े हुए हैं उसमें। मिनिमम 100% रिटर्न पे बैठे हो। 100% रेंट पे बैठे हैं, अभी भी वो जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, मुझे बेचने की जरूरत नहीं है। वो कितने टाइम में? 2 साल में। 2 साल में? 2 साल में। ये कोविड के लो टाइम के बाय किए हुए हैं, इसलिए उसमें भी कोविड के लो टाइम के बाई किए हुए मेरे को फायदा हुआ है। वो बेचे हैं आपने? हाँ, जो शेयर 60-60%, 70% गिर गए थे कोविड में, हाँ, वो मैंने वो खरीदे। वो मैं 52 वीक लो थे, जो 30-40% शेयर ऊपर होते हैं ना, वो खरीदता हूँ। अच्छा, वो जो 52 लो का आया, क्राइटेरिया समझाइए आपका। हाँ, 52 वीक लो आया तो उसके बाद फिर तो 40% ऊपर चला गया। इसका मतलब उसने चलना शुरू कर दिया। 40% तक वेट करेंगे आप? मैं वेट करता हूँ। 15-20% भी बढ़ रहा है तो भी तो momentum तब नहीं, उसका चाल देखते हैं ना फिर। अच्छा, उसकी चाल जो 40% पहुँच गया है, वो 60% पहुँचेगा, 70% पहुँचेगा, तो मेरे को नुकसान नहीं होगा। करेक्ट। ये चीज़ आज भी एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है। और फिर मैं सबसे पहले ये देखता हूँ प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। 60% के नीचे प्रमोटर की होल्डिंग हो तो मैं हाथ नहीं डालता। फिर 3-4 साल से प्रॉफिट दे रहा कंपनी। कोविड तो एक बहाना था, शेयर मार्केट गिर गई, लोगों ने पैसे निकाल लिए, पता नहीं कल क्या होगा। करेक्ट। कल क्या होगा? पैसा चाहिए भी लोगों को ना उस टाइम पे। उस टाइम पैसा भी नहीं था लोगों के पास। उधर से पहले नोटबंदी हुई थी, वो मर गए उसमें लोग। करेक्ट। जो लेडीज कहती थी हमारे पास जहर खाने के लिए नहीं, उनके पैसे निकले इतने के, वो पैसे सारे मिट्टी हो गए। फिर उसको जीएसटी लगा दिया इसने। थे पैसे वो तो हैं, कहाँ से निकले थे पैसे? वो तो जीएसटी लगा दिया उसने। जीएसटी से पूरा बाजार बैठ गया। आज तक कोई दुकानदार सुधरा नहीं। इधर से ये बड़े बड़े प्लेयर आ गए जो डिस्काउंट पे माल देने लगे, अमेजोन वगैरह, दूसरे यार फ्लिपकार्ट वाले, दूसरे तीसरे, घर बैठे उनको सामान मिल जाता है और वो डिस्काउंट भी मिलता है। बड़ी बड़ी हाइपर मार्केट आई जो, वो बाजार ओपन मार्केट से बाजार से 25% सस्ता माल दे रहे हैं। करेक्ट है, दुकानदार को तो खराब किया है उन्होंने। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जो मक्खन है अमूल का, उस टाइम 30-35 रुपये का मार्केट में था, तो आप हाइपर मार्केट से लेने जाओ तो 25 रुपये का मिलता था, 10 रुपये का डिस्काउंट था। तो लोग मार्केट से क्यों लेंगे? वो हाइपर मार्केट में जाएंगे ना। वहाँ भी एसी भी चलता है। एसी भी चलता है, चाय भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, और फिर डिस्काउंट भी देते थे तुम्हारे को। जब मार्केट वाले डिस्काउंट देते नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो था ये जो परचून दुकान वाले ले जाते थे, जो आपके मोहल्ले में दुकानें खुली हुई थी। अब वो उनका काम बंद हो गया। वो भी उनसे मंगाते। सप्लाई चेन में उनके पास भी तो 25 का तो उनके पास नहीं, एक्चुअल में हाइपर मार्केट वाले उनकी 10 स्टोर हैं, वो इकट्ठे ट्रक उठा लेते थे, वॉल्यूम पे उठाते हैं ना, वो क्वांटिटी में उठाते थे ना, तो उनको कंपनी वैसे डिस्काउंट देती थी। अब छोटा दुकानदार है, आपके पास 2 टूथपेस्ट लाएगा, वो बिक जाएंगे, तो अगले फिर 2 टूथपेस्ट ले जाएगा। अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो आप वो हाइपर मार्केट में जाओगे ना। आप घर का राशन लाते हो 15,000 रुपये महीने का, तो अगर हाइपर मार्केट में जाते हो तो 2,000 रुपये का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो आपका स्टॉक चुनने का तरीका, एक तो 52 वीक हाई से आपने देखा, लो से आपने देखा कि 40% ऊपर होना चाहिए, जाना चाहिए, तो एक मोमेंटम पकड़ लिया उसने। 4-5 साल से प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कम से कम शेयर होल्डिंग पैटर्न 60% से प्लस होना चाहिए प्रमोटर का। प्रमोटर तुम्हारे शेयर को कभी फेल नहीं होने देगा, और प्लेज नहीं होना चाहिए, एक शेयर भी उसका प्लेज भी नहीं होना चाहिए उसका कोई शेयर। ये 3 क्राइटेरियाज हैं, मेन क्राइटेरिया। अच्छा, और बोनस देती है। अपनी इंडस्ट्री में नहीं देखते कि उस इंडस्ट्री में 4 कंपनी और भी हैं, शायद वो भी अच्छा कंपटीशन नहीं करती? जो कंपनी बोनस देती है 74% उसकी प्रमोटर की होल्डिंग है, 7%, वो तो आपको साथ तो आपको लेके चलेगी। उसको पैसा तुम्हारे लिए नहीं बनाना, उसको पैसा अपने लिए बनाना है, जिसमें उसने तुम्हारे को शेयर देना है, क्योंकि तुम्हारा पैसा लगा हुआ है। अगर आप एक शेयर भी लेते हो किसी कंपनी का, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर गिने जाओगे। करेक्ट है। जब भी उनकी वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, हमारे को मैसेज आता है कि अगर आपने वोटिंग करनी है तो आप आके वोटिंग कर सकते हो। उस कंपनी में मेल आती है, आप शेयर होल्डर हो, चाहे आपको एक शेयर है। तो आपके पास तो 400 स्टॉक्स हैं, आप फिर कैसे मैनेज करते हो? जो मेरे फ्री शेयर जनरेशन हो जाते हैं, मैं उनको देखते ही नहीं। मेरा पैसा लगा ही नहीं उसमें कुछ, मैं उनसे कमा के उनके ऊपर लगा दिया। वो करेंगे, आगे जैसे बढ़ेंगे वो हमारे बढ़ते रहेंगे। लॉन्ग टर्म में ये समुंदर है, आप जितना नीचे जाओगे लॉन्ग टर्म में, उतने मोती आप हीरे मोती निकाल के ला सकते हो उस मार्केट से। पर ऐसा कभी एनालिसिस करते हो अपने पोर्टफोलियो का कि मेरे पास इस इंडस्ट्री के इतने हैं, इस साल के इतने हैं, इतने प्रॉफिट पे बैठा हूँ मैं इस स्टॉक? मैं बताता हूँ आपको, मैंने लॉयड इंजीनियरिंग का शेयर लिया। लॉयड इंजीनियरिंग का 91 पैसे में। 91 पैसे में? हाँ। कब की बात है ये? 2020 की बात है।
अच्छा। तो आज की डेट में वो 46 रुपये का शेयर है, 5000% टर्न मेरे को दे रहा है। और उसमें अब मैंने देखा, इसमें मेरे पास जो ऐप है उसमें DISF उसमें शेयर स्टेक एनालिसिस कर रही हैं लॉयड इंजीनियरिंग में। ये 57 रुपये तक शेयर गया, आज 45-46 रुपये घूम रहा है, क्योंकि ऑपरेटर बीच में आ गए। नहीं तो आपने लॉयड इंजीनियरिंग का आपने 91 पैसे पे किस बेस पे खरीदा था? ये 2-3 चीज़ों के बेस पे। एक 91 पैसे का शेयर है और ये बढ़ रहा है। मैं इसको 60 पैसे से वॉच कर रहा था, जब ये 60 पैसे का था शेयर, तो मैं तब इससे वॉच कर रहा था। 3 महीने लगे मेरे को वॉच करने में, 91 पैसे पे आगे मेरे को 50% इंक्रीज हो गया, ये बढ़ेगा आगे। अब जब JP पावर का प्लांट बिका, पावर ग्रिड ने लिया, तो मैं JP पावर का 10,000 शेयर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके। 6 रुपये 53 पैसे मेरी कास्ट आई, आज की डेट में 14 रुपये घूम रहा है, पैसा मेरे डबल हो गया एक साल में। 115% टर्न मेरे को दे रहा है आज JP पावर, और ये आने वाले टाइम में वही जाएगा, दोबारा सेम रेट पे जाएगा। मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, ये यस बैंक है। हाँ, यस बैंक। ओके। यस बैंक का क्या हुआ, ये बिल्कुल ये 6 रुपये, एक दफ़ा 6 रुपये पे आ गया, 7 रुपये पे आ गया था। हाँ, मैंने 70 रुपये खरीदा हुआ था, 70 रुपये पे, 70 रुपये खरीदा हुआ था। तो जैसे जैसे नीचे गिरता गया, मैं इसको एवरेज करता गया। अच्छा। मैंने 47,100 शेयर उठा लिया, 47,100 शेयर। मेरी एक FD में चोर रही थी 7 लाख की, मैंने कहा अकाउंट में डालिए, यस बैंक उठाते हैं। यस बैंक का शेयर पे, जिस दिन शेयर पे शेयर है, मैं कहा ये सारे पैसे मिट्टी हो गए। लेकिन वो जब 12 रुपये पे उन्होंने IPO निकाला पब्लिक को दोबारा देने का फॉर सेल में, तो 6,000 करोड़ रुपये जबकि झुंझुनवाला ने उसमें लगाया, FIIs ने लगाया, DIS ने पैसा लगाया, सरकारी कंपनियों ने, उसने हमने फिर लगाया। उसका शेयर 47,100 शेयर हमने टोटल करके पैक करके रख दिया, 15 रुपये 39 पैसे के एवरेज में। आज मेरे को वो 40% प्रॉफिट दे रहा है, FD से ज़्यादा दे रहा है। 3-3.5 लाख रुपये मेरा प्रॉफिट है अभी। कहो तो मैं आपको अभी पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। वो तो देखा है, चलो टीम ने। इसके स्टेट बैंक के अंडर आया है, जब से इसका स्टेट बैंक का वो आया चेयरमैन, इसमें उसने बहुत मेहनत करी है। इसमें उसने अपना सारा स्टाफ चेंज करके मेन हेड वाले और ये लेके आए हैं पैसा। अब इनको 135 करोड़ रुपया उससे मिल रहा है वापस। एक कंपनी थी, रिलायंस की कंपनी है, 135 करोड़ उसका लोन था, वो जैसे जैसे इनको मिल रहा है, जैसे जैसे इनके शेयर बढ़ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी लोन में रिकवरी कर ली है। दे आर कमिंग इन प्रॉफिट इन नेक्स्ट क्वार्टर्स। ये खड़ा होएगा आपके? बिल्कुल 100% ये यस बैंक खड़ा हुआ, और यस बैंक 400 जाएगा। और जो मेरा वो है, क्या कहते हैं, छोटा बच्चा, ये बनेगा एक दिन बड़ा बच्चा, यही मेरे को करोड़पति बनाएगा। इसमें आपने आप इतने कॉन्फिडेंट हो, तो आपने 15 रुपये पे एवरेज पे बैठे हो आप, 15 रुपये 39 पैसे 47,100 शेयर है, तो आप बाय करोगे? और इसमें किसमें नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जितना लगा मैंने एक जो मेरी FD रिलीज हुई थी 7 लाख की, मैंने FD लगा दी है। FD में होगा 8 साल में डबल, तो ये तो मेरे को कर देगा अगले साल डबल। नहीं तो बट आप अपॉर्चुनिटी देखते हो इसमें अगर, तो रात दिन एनालिसिस करने के किसी और स्टॉक में तो जरूरत ही नहीं है मुझे। क्यों नहीं समझते आप? मेरे यस बैंक को छिड़ता ही नहीं ना, आप कहते हो मेरी FD बढ़ी है बस, इतना बहुत है। हाँ, अभी मेरे को तो डिसाइड कैसे करते हो कि मैं इस स्टॉक में इतना ही लगाऊंगा? वो तो मैंने यस बैंक को तो मैंने ये सोचा कि मेरी लॉटरी है ये। हाँ, इसको मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मैं ये छेड़ता है इसको। मैंने देखा कि आपने स्पेसिफिक, किसी में आपके पास 70 स्टॉक हैं, तो किसी के आपके 500 भी हैं। 500 भी है मेरे पास, इसका 47,100 शेयर है यस बैंक। हज़ारों भी हैं, तो आप डिसाइड कैसे क्योंकि करते हो? अगर झुंझुनवाला 6,000 करोड़ रुपये लगा सकता है यस बैंक में, FII DIS लगा सकती है बैंक को खड़ा करने के लिए, हम तो कुछ छोटी सी मछली हैं तालाब की, वो तो बड़ी मछली हैं। अब आपका मतलब ये देखो, एग्री करता हूँ मैं कुछ हद तक इस बात से कि आप ये देख रहे हो कि उस स्टॉक में और उसके अराउंड स्टॉक में या उस कंपनी में आसपास हो क्या रहा है उसके साथ। आप ये भी देखते हो कि चलो कंपनी प्रॉफिट दे रही है, बट आप उसके अलावा उसके बियॉन्ड का कोई एनालिसिस, जो कि बहुत बड़े बड़े रिसर्चर बोलते हैं, वो सब में नहीं पढ़ते नहीं, उसमें DIS FII स्टेक बढ़ा रही है। जिस कंपनी में DIS और FII स्टेक बढ़ाती हैं, वो कंपनी एक चलना ही sign चलना है। वो एक साइन है बस। हाँ, वो उस साइन को देख के मैं चलता हूँ, मैं ज़्यादा सिर खपाई नहीं करता मैं। अच्छा, बस दैट्स ऑल। अगर आपके होल्डिंग में से किसी स्टॉक में किसी FIDI ने पैसा निकाल लिया, जीरो कर दिया, और मैं देखता रहता हूँ ना, मेरे पास ऐप है वो, तो आपके लिए क्या सिग्नल है? वो फिर मैं निकाल लेता हूँ, मैं भी पैसे निकाल लेता तो हूँ। सबसे बड़ा सिग्नल आपके लिए ये है कि FIDI है, एंड देन कंपनी के लेवल पे आप देखते हो प्रॉफिटेबल है। फिर उसमें इकोनॉमिक्स टाइम में देखता हूँ, फाइनेंशियल टाइम देखता हूँ, ET वेल्थ देखता हूँ। आपका रूटीन क्या है डेली? मेरा रूटीन कुछ भी नहीं है। सुबह उठते हैं आप? सुबह 6:30-7 बजे उठते हैं। हाँ, अपना नहा धो के पाठ पूजा किया, अपना जो अपने महाराज को याद किया, फिर उसके TV आगे बैठ जाते, पाठ आता है मंगला गुरु साहब गुरुद्वारे से, शीशगंज साहब गुरुद्वारे से पाठ आता है, 8:45 बजे तक वो देखते हैं। ठीक। फिर 8:45 बजे अनिल सिंघी का लगा लेते हैं जी बिजनेस। अच्छा चार्ट वार्ट थोड़ी देखते हैं आप? नहीं, चार्ट ही नहीं देखता, मैं नहीं देखता। ट्रेंड व्रेंड नहीं देखते आप?
तो आपने टीवी देखना शुरू किया जो कन्वेंशनल लोग देखते रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा टीवी देखते हैं सवेरे, फिर वो जो स्टॉक्स वो बताते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। बट आपको नहीं लगता कई बार वो खुद, मैं ये नहीं कह रहा अनिल सिंह, बट जनरली टीवी पे जो लोग बताते हैं क्या वो भी शायद फिर उनके मैं देखता हूँ ना होल्डिंग कितनी है, 3 साल से 4 साल का प्रॉफिट दे रहा है, मैक्सिमम कितना गया हुआ है और आज कहाँ पे है, वो फिर सारा देखता हूँ। 3-4 स्टॉक्स होते हैं जो बताते हैं सवेरे, वो 10 मिनट 15 मिनट एनालिसिस हो जाती है। मनी कंट्रोल का ऐप खोलो, उसमें बता देता है ये इतना गया था इतना था, उसमें नीचे इसकी फेस वैल्यू इतनी है 10 रुपये। तो 10 रुपये फेस वैल्यू वाला हो, 65% की होल्डिंग प्रमोटर की हो, तो मैं 1 मिनट में ले लेता हूँ। अच्छा। कभी भी स्प्लिट करेगा, यानी अगर स्प्लिट ही नहीं किया, बोनस भी जरूर देता है, फिर देखते हैं डिविडेंड भी देता है, डिविडेंड भी दे रहा है, बोनस भी दे रहा है, स्प्लिट भी कभी भी कर सकता है, तो आपके शेयर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो 5000 स्टॉक्स में से स्टॉक चुनने की जो शुरुआत है वो आपकी जो 4-5 स्टॉक्स रेकमेंड किए जाते हैं उससे होती है, फिर आप अपना चेकिंग करते हो उसमें। और ज़रूरी नहीं है आधा घंटा लगता है उसमें 4 स्टॉक को चेक करने, मनी कंट्रोल में तो 1 मिनट बता देते हैं सारा। ऐसा है कि दिन में एक ट्रेड मारनी है कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जरूर लेना है। महीने में आप कितने स्टॉक्स, ऐसा कुछ पैटर्न है? मैं बताता हूँ आपको मेरी स्ट्रेटजी क्या है। जैसे मैंने उसके शेयर लिए ट्राइडेंट के शेयर लिए, उसमें मैंने 1 लाख रुपये कमाया, 70 रुपये ट्राइडेंट गया था, ट्राइडेंट आ गया 30-32 रुपये, 32 रुपये में मैंने 3000 शेयर खरीद के फ्री छोड़ के उसको फ्री कर दिया। अब मुझे ट्राइडेंट छेड़ना नहीं, चाहे 10 साल लगे रहे, और ये ट्राइडेंट जाएगा कम से कम 500-600 रुपये। मतलब अपना गाड़ी को पार्क कर देते हो? पार्क कर दी गाड़ी, हैंड ब्रेक लगा दी, बस छुट्टी, फिर उसके बाद नहीं छेड़ना उसको। कि भाई ये पहले मैं लेके आया वैगनार, अब बना दी इसको मैंने मर्सिडीज, अब टिक जा तो ख़त्म। और जो वैगनार की थोड़ी सी स्विफ्ट डिज़ायर बनती है उसको आप टिका के रखते हो उसको भी? जितना शेयर होल्ड करके रखोगे उतना प्रॉफिट आपको होगा, अच्छी कंपनी है। बट वैगनार की नैनो भी तो बनती होगी ना, कुछ गिरता भी होएगा? नहीं गिरता रहे, 1 रुपये कभी गिर जाता है, कभी 2 रुपये बढ़ जाता है। क्या पता जो फंडामेंटल्स या जो नंबर्स दिखाए गए थे, हाँ? या चलो सही भी थे वो नंबर्स, मैं नहीं कहता गलत थे, चलो सही थे, बट एकदम से कुछ ऐसा इवेंट आ गया। येस बैंक आपने तब बाय किया जब ये न्यूज़ में आया, लेकिन येस बैंक जब चल रहा था सही तरीके से, एकदम से गिरा तो लोगों ने छोड़ा है ना इसको। मैं बताता हूँ आपके ऐसे कोई नई चीज़ बताता हूँ। मैंने बेटे को बोला येस बैंक उस टाइम था 50-60 रुपये में, मैं कहा बेटे इसका शेयर ले ले 200, इसने उठा दिए 2000 शेयर, जीरो फालतू लग गई। जीरो फालतू लग गई उसकी, तो उसका क्या इसने देखा हो गया तो 14 लाख का माल चला गया। हालांकि वो 14 का एकदम 20 हो गया। अच्छा, लेकिन उसे डर के इसने काट दिया। ये भी मेरे काट दिया इतना पैसा बनेगा इसमें। मैं कह जब नहीं काटा होता तो बन जाता, लेकिन जो तुम्हारे किस्मत में नहीं वो कहाँ से बन जाएगा? नहीं, 14 से 20 हुआ ना? नहीं, जब 70 रुपये था, हाँ, तब हम इन्हें 2000 शेयर मार दिया, हाँ, 14 लाख रुपए लग गया। हाँ, तो उसमें जब मैंने देखा तो 14 लाख लग गया। अच्छा, तभी निकाल दिया, तभी इन्हें काट दिया उसको। मैं एक बार ट्रेनिंग दे रहा था टीम को कि देखो बेटा ऐसे बाय करते हैं, वो उसने और मुझसे बाय हो गए 2.5 लाख के शेयर 200 रिलायंस के, 200 अभी तक नहीं बोला मैंने, तो इसका एक बिंदी फालतू लग गई उसमें एकदम। हो जाता है तो 14 के 20 हो जाते हैं अगर वो रहते। मेरे अकाउंट में पैसे थे उस टाइम, मेरे अकाउंट में पैसे थे, लेकिन इन्हें काट दिए एकदम। फिर 6 रुपये तो चला गया येस बैंक एकदम, जब पता लगा कि ये बैठ गया बैंक। अच्छा हो गया फिर तो। फिर उन्होंने जब 12 रुपये ऑफर पर सेल में दिए, तो फिर हमने स्टॉक खरीदा एवरेज करने के लिए। नज़र तो थी आपकी, आप सिर्फ देख रहे थे कब झपट्टा मारे हैं, कब झपट्टा मारे। कोई भी कंपनी है ना जो, वो कभी ना कभी 20% का सर्टिफिकेट 10% का सर्टिफिकेट लगाती है। तो डरने का नहीं, ना डरने का नहीं, अगर काम करना है तो हौसला आपके पास है, पेशेंस आपके पास है, अपना पैसा है, आपने किसी का देना नहीं है, तो आप कभी मार नहीं खा सकते इस मार्केट में। ये तो समुंदर है, होल्डिंग समुंदर है। अगर वारन बफे ने पैसा कमाया इतना, आज टॉप का वो इन्वेस्टर है, अभी उसने सारा बच्चों को दे दिया। अब वारन बफे ने, अब नहीं काम करता वो, 92-93 ईयर्स का हो गया। मैंने उसकी पूरी लाइफ बुक पढ़ी है। आज तक उसने 19.5% से कभी एक साल में ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। उसकी रिटर्न जो है 19.5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं आई उसके लिए। पर कंपाउंडिंग भी खेलते हैं, कंपाउंडिंग 19.5% कंपाउंडिंग बहुत, 10% कंपाउंडिंग बहुत होती है। 10% कंपाउंडिंग के पैसे 3 साल में डबल हो जाते हैं। ये जो कह रहे हैं ना गवर्नमेंट भी, हमारा ये GST बढ़ गया साल में, तो अब 23% बढ़ गया टैक्स।
टैक्स कैसे नहीं बढ़ेगा? तुमने हर चीज़ पे तो लगा दी टैक्स, पब्लिक को अब तुमने छोड़ा गया। चलो ठीक है, मैं समझ गया। बट देन अगर चलो इन्वेस्टमेंट में या एफडी में आप कह रहे हो पैसा नहीं है, एफडी की इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं है, तो स्टॉक मार्केट को बहुत सारे लोग रिस्की भी बोलते हैं। आप बोलते हो रिस्क है तो इश्क है, बट आपने हाथ भी जलाए हैं शुरू में, उसके बाद आप भी सीखे हो, तो एक तरीके से रिस्क तो है। सिर्फ स्टॉक्स ही है आप कह रहे हो, विच इज़ रिलेटिवली सेफर। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने 50,000 रुपये लगाया है स्टॉक में, वो 55,000 के हो गए हैं, तो आप आज बेचोगे तो कल आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर बाई चांस आपको कोई इमरजेंसी आती है तो पैसे तो नेक्स्ट डे आ जाते हैं अकाउंट में। लिक्विड है, हाँ, लिक्विड है, एसेट है। अगर आप बैंक में आपने 1 करोड़ की एफडी कराई है और आप उसको तोड़ने जाते हो तो 1% तो वो पहले ही काट लेते हैं। एफडी अगर टाइम मैच्योर नहीं हुआ तो टाइम तो पहले पैसे काट लेते हैं वो अपने, तो हमारे को लॉस हो रहा है इतना। मैं आपको मेन बताता हूँ, जो जितने बैंक हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, येस बैंक है, ये भी तो कंपनियों में पैसे लगाते हैं तो तुम्हारे को ब्याज देते हैं। ये को अपने घर में तो पैसे रखते नहीं है, एकदम से तो उनके बड़े नहीं होते पैसे। ये इसके मैंने देखा 2.5 करोड़ शेयर है इसका JP पावर का स्टेट बैंक के पास। LIC और SBI ने येस बैंक में तो खरीदा ही है। हाँ, दे आर अर्निंग फ्रॉम आवर मनी, बट वी आर गोइंग इन इन्फ्लेशन, आवर मनी इज गॉन। व्हेन दे कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, अरबों रुपया उनके स्टॉक्स में लगा सारे बैंकों का। अब HDFC बैंक और HDFC AMC मर्ज हुए हैं, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। जो HDFC और HDFC बैंक और HDFC मर्ज हुए हैं, HDFC बैंक मर्ज उसके उन्होंने HDFC के कितने शेयर दिए हैं उसमें HDFC बैंक के। तो HDFC बैंक के पास कितनी होल्डिंग है पता है आपको? शेयर मार्केट की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। वो म्यूचुअल फंड से हमारे ज़्यादा डबल पैसा कमाते हैं। एक म्यूचुअल फंड के पास 10,000 करोड़ रुपये है, और 10% से 15% वो कैश रखते हैं। अगर मार्केट गिरती है तो उसमें ऐड करते हैं। ET वेल्थ आप पढ़ो, उसमें एक पेपर आता है हर मंडे के मंडे, इस म्यूचुअल फंड ने इसमें इतना स्टेक बढ़ाया है, ये शेयर उसने निकाल दिए हैं। तो वो भी हमारा एक देखने का तरीका है, इसने शेयर क्यों निकाले हैं ये, अगर हमारे पास है तो हम भी निकालें इसको। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं उसके बेस पे म्यूचुअल फंड के भी मैं करता हूँ, मंडे को ET वेल्थ आती है ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी फैसला कर सकते हो। ET वेल्थ आती है, उसमें पता लगता है, मंडे को पेपर आते हैं ना ET वेल्थ का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आता है, इकोनॉमिक्स टाइम का आता है। तो तीनों अखबार में पढ़ता हूँ मैं, एक्चुअली 5-6 अखबार पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ता हूँ, पंजाब केसरी पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ। बट आप खबरें नहीं पढ़ रहे, आप ये देख रहे हो कि हो क्या रहा है खबरों के पीछे। नहीं, खबरें भी पढ़ते हैं हम। जैसे किसी कंपनी जैसे UPL की खबर आई, 1200 रुपये का शेयर 700 रुपये आ गया। UPL मेरे पास था, जब वो खबर आई कम होना शुरू हुआ, मैं प्रॉफिट में था, तभी मैंने काट दिया उसको। मैंने कहा 1200 का शेयर है, 1000 रुपये तक जाएगा तो उसको रखूँगा, नहीं तो काट दूंगा। 1000 रुपये जैसे नीचे गया मैंने काट दिया। बट कई लोग इसको ऐसे भी देखेंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, गिरने दो और बाय कर लेते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है। वो 700 पे आ गया, अब उसकी मार्केट फिर वो वहाँ पे पहुँच गया। अब मुझे UPL में डील काम करना ही नहीं है। अच्छा, जिस शेयर से मैं एक बार निकला तो फिर मैं उस दोबारा शेयर में नहीं जाता, विश्वास खत्म हो गया ना। आपको अगर आपके पास 70 स्टॉक है पोर्टफोलियो में, तो सारे आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, लेकिन हाँ बाकी जो है वो इतना प्रॉफिट दे देंगे कि उसका लॉस कवर हो जाएगा। कई शेयर बहुत स्लो चलते हैं, कई शेयर बहुत फास्ट चलते हैं। जल्दी वैसे BSE में हुआ, BSE में 5 महीने पहले 533 रुपये का शेयर था BSE का, आज 2550 तो हो गया कि अब 2300 रुपये आ गया। बहुत BSE ने तो बहुत जम मारा है। उस NSDL को देख लो ना, MCX को देख लो ना, CDSL को देख लो, MCX भी देख लो, मेरा MCX भी है मेरे पास। और स्टॉक मार्केट में बैठे तो स्टॉक मार्केट कंपनी तो पैसे लगाएंगे ही, ये इंडस्ट्री। फिर वो पैसे डबल कर रहे हैं हमारे, तो हमें क्या दिक्कत है उसमें? बैंक ने 8 साल बाद पैसे आपके डबल करने हैं। बैंक प्रॉफिट में क्यों जाते हैं, इनके शेयर क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है। जहाँ DIIs, FIIs और बैंक शेयर इंक्रीज़ करते हैं ना, मैं पोर्टफोलियो इनका देखता हूँ। सारे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेरे पास उसका एसेस है, उसका बैंकों के मेरे पोर्टफोलियो में देखता हूँ कि सारा उनका एसेस है, किस बैंक ने क्या लिया, किस बैंक ने क्या बेचा, तो उसको पता लग जाता है सारा। थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। सरकार तभी तो चाहती है कि आपका सारा पैसा बैंक में रहे, ताकि बैंक जो करना चाहें कर सकते हैं। 4% अभी बाजार में, अभी भी RBI कह रहा है हमारे को दे दो। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात क्या होगा, ये 2000 नोट की बात कर रहे हैं। 2000 नोट बंद करने का गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। इसमें से 87% जो नोट हैं 2000 के, बैंकों में FD आ गई हैं। बैंकों के बाद इतनी लिक्विडिटी हो गई है। 87% FD का मतलब क्या है?
87 अगर बैंकों को 96% 100% था 2000 के नोट, उसमें 87% पैसा बैंकों के पास एफडी में आ गया है, लोगों ने एफडी में जमा करा दिए। अच्छा। हाँ, ये फाइनेंशियल टाइम्स इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। बैंकों के पास इतनी लिक्विडिटी आ गई है कि अभी क्यों नहीं ब्याज दरें बढ़ रही, क्यों लिक्विडिटी इतनी है उनके पास, आप लोन लो जितना मर्जी, उनको जरूरत नहीं है अब पब्लिक से पैसा उठाने का, जो अपने बॉन्ड जारी करने का। चलो कैपिटल कैश अगर मार्केट में आएगा खुला तो बैंक कहेगा ले लो एफडी, पैसे इंटरेस्ट ज़्यादा ले लो। बैंकों ने 1 मिनट में एफडी करी है, सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए के नोट एक्सचेंज हुए हैं, बाकी तो बैंकों में पैसा आ गया सारा, बैंकों में लिक्विडिटी आ गई सारी। चार हो गए क्वार्टर आरबीआई ने एक नया पैसा उसमें रेपो रेट में चेंज नहीं किया, क्योंकि उनको लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 3 लाख करोड़ के नोट छापे थे इन्होंने, ये तो 87% उनके पास पैसा आ गया, तो बैंकों में लिक्विडिटी अपने आ गई 96% पैसा, जिसमें 10% कैश हुआ, बाकी 87% पैसा बैंकों में एफडी आ गई। पर इतना अच्छा लिक्विडिटी स्पेस है उनके पास अगर, तो उसके बावजूद इनके खुद के शेयर इतने नहीं बढ़ते हैं बैंकों के। बैंकों के शेयर बढ़ रहे हैं लेकिन स्लोली बढ़ रहे हैं, बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। तो जनरली आप लार्ज कैप में खुद लगाते हो पैसा? लार्ज कैप में बहुत कम मैंने रखे हैं, बहुत कम रखे हैं। लार्ज कैप डबल होने 10 साल लगेंगे। एफडी से भी स्लो है। हाँ, वो एफडी से भी अब कोई भी आपको कमा के दे तो कोई आपको कमा के नहीं दे सकता। आप किसी पे डिपेंड मत करो ना, खुद सर्च करो। आपके 400 में से रैंडम आइडिया कि मिड कैप कितने हैं और स्मॉल कैप कितने हैं, मेरे पास माइक्रो कैप कितने? मैक्सिमम स्मॉल कैप हैं, मैक्सिमम स्मॉल कैप 400 से 500 करोड़ जिनकी कैपिटल है वो हैं। अच्छा। और जो 500 से 5,000 करोड़ तक कैपिटल है उसके पास मेरे पास होंगे 50 कंपनियों के शेयर। उसमें से डर नहीं लगता हूँ स्मॉल कैप से जनरली? डर किस बात का लगना है जब रिस्क होता है। ये देखिए आपका फ्रेमवर्क है, आपने 3-4 चीज़ें चेक की हैं, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, ऐसा नहीं है सबका अपना, कोई सही होता है कोई गलत है, सबका तरीका है। कोई हाई लेवल पे देखता है, कोई डेप्थ में जाके देखता है। आप मार्केट का डायरेक्शन देख रहे हो, FII के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स देख रहे हो, और साथ में आप कंपनी का थोड़ा बहुत प्रॉफिट चेक कर रहे हो, साथ में आप प्राइस वैल्यू चेक कर रहे हो। प्राइस वैल्यू चेक कर रहे हैं, साथ में उसका वो चेक करते हैं मेन प्रमोटर होल्डिंग। ये अच्छे तरीके हैं, मैं इसमें वो कोई डाउट नहीं है, पर ये कह रहा हूँ कि इन दैट सेंस स्मॉल कैप में ये चीज़ सिंस बहुत ज़्यादा स्टॉक स्मॉल कैप के कई बार ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं ऑपरेटर ड्रिवन तो है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन और रिस्क लेवल थोड़ा ज़्यादा। कभी इसमें भी लाइटशील्ड में तो प्रमोटर आ गए थे 57 रुपये का शेयर भी ज़्यादा होता है, नो डाउट। हाँ, 57 रुपये से 44-45 रुपये ले आए हैं। इवन देन वी आर इन प्रॉफिट, वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट। आप सही टाइम पे एंटर कर गए ना उसमें। 60 पैसे से वाच कर रहा था, 91 पैसे पे मैंने खरीद लिया, मैं कहा 10,000 शेयर ले लो। अब GTL इंफ्रा है, GTL इंफ्रा आपने नाम सुना होगा? इसके कितने टावर हैं? 5,000 टावर हैं इसके, 5,000 टावर हैं GTL इंफ्रा के। मैंने 34 पैसे में शेयर लिए थे, ये आज 1 रुपये 45 पैसे हो गया। 15,000 शेयर मैंने फ्री करके रख दिया था। और ये GTL इंफ्रा भी अभी तुम्हारे को 2 साल में मिलेगा कम से कम 40-50 रुपये। अच्छा। क्योंकि अंबानी ने जो ना ऑरकॉम है और रिलायंस कम्युनिकेशन जो है ये इसने ले लिया है, जो अंदर की खबर है। 1 रुपये 50 पैसे का शेयर 2 रुपये 10 पैसे पहुँच गया। मेरे पास 5,000 शेयर है, उसका लॉस में है अभी। मेरी 3 रुपये खरीदी थी, अब मैंने फिर परसों 5 और खरीदा। को मिल नहीं रहा, सर्किट पर सर्किट चल रहा है वो। 1 रुपये 50 पैसे के ऊपर सर्किट पर सर्किट हुआ। एक दिन खुला हुआ बीच में, मैं उसको वॉच कर रहा था, तो मैंने 500 शेयर और मार दिया। हालांकि मुझे ज़्यादा शेयर मारने चाहिए थे, अब वो 2 रुपये 5 पैसे पहुँच गया। आप 50% लॉस पे थे उसमें? मैं अभी भी उसमें लॉस में हूँ 3,000 रुपये। बट आपने फिर भी आप टिके रहे। मैं अभी कल मेरा खुल जाए और सर्किट मारे, मैं कल 10,000 शेयर ऐड करूँगा। तो दोबारा एंटर कर लो। मिले नहीं उतने हैं जितने? मिले नहीं उतने हैं। एक दिन बीच में सर्किट खुला है और 10 दिन से सर्किट लग रहा है उसका, ये बात है। पेशेंस के साथ साथ ना अंदर एक वो भी चाहिए, एक जिगरा भी चाहिए, जज्बा चाहिए। जज्बा इज ए बेटर वर्ड। जज्बा चाहिए, आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। ये मत सोचो ये कंपनी कहीं जाती नहीं है, कहीं भी रिलायंस पावर ही कहीं नहीं जाती। अगर पहले जब इसका फॉरेन का केस बना था अनिल अंबानी का, इसने 450 करोड़ रुपये देना था, मुकेश ने दिया 1 मिनट में, ताकि इसको लेके ना उठा के ना ले जाए। बचाया उस। हाँ, बचाया कि नहीं बचाया? 450। जो भाई तो अपना खून ही होता है ना। बहुत देर लगाई, वैसे टाइम बहुत लगाया। बिल्कुल लास्ट पे जाकर दिया, जब पता लगा अब ये बचेगा नहीं हो सकता। अब इसका कुछ नहीं, सब 450 करोड़ देना ही पड़ेगा, दिया उसने। अब रेमंड वाले ने 13,000 करोड़ की कंपनी, वो उसे 96% शेयर बच्चे के नाम कर दिया, घर से निकाल दिया बाबू।
अब ये शेयर मार्केट है, हम जितना मर्जी पैसा कमाएं, किसी का दिल थोड़ी दुखता है, हमको लूट थोड़ी नहीं किसी को। जितना समुद्र में नीचे जाओगे तो हमारे को हीरे मोती मिलेंगे। एक इसमें होता है वैसे एक सवाल कि जब अपन पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट पे तो किसी का गवाया भी होता है। वो किसी का गवाया तो उसने अपनी बेवकूफ़ी से गवाया ना, फ्यूचर ऑप्शन ने करके 20 लाख रुपया लॉस किया है, जिसकी बेवकूफ़ी थी, इसको समझ आ गया मैंने फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना। कोई और एग्जाम्पल दे। हमने उससे खींचा नहीं है पैसा। वो अगर हमने उसका, मैं बताया कि आपका पैसा है, आप हमारे नीचे हार, वो जुआ होता है। करेक्ट। अगर हम जुआ खेलें तो वो पैसे हमारे नीचे हार जाए, तो वो पैसे हमने उसके खींचे हैं। करेक्ट। क्योंकि जुआ है ही उसका, तुम्हारा भगवान भला करे, उसका क्या कहते हैं यार, उसको धोखे का। उसके लिए जो अपने आप बन गया, क्योंकि उसको पता नहीं है वो क्या किस में पैसा लगाया, क्यों लगाया है। नहीं, अंधेरे में तीर वाली बात हो, अंधेरे में तीर मार दिया उसने, कोई जीतेगा नहीं। जैसे मैच का सट्टा होता है, हर चीज़ का सट्टा होता है। सिस्टम ऐसा बना है कि बंदे के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि टैक्सेस इतने हैं, बैंक आपको कहते हैं एफडी में देते नहीं है कुछ, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, तो बंदे के पास जितना मर्जी कमा ले, इन एनी केस उसका बहुत कट के पैसा उसके हाथ में आता है, उस जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो। तो शेयर मार्केट अकेला ही एक सेगमेंट रह जाता है एक एज के बाद। बच्चों को या जैसे भी जिसको नहीं समझा उसको नहीं करना चाहिए, बट एक ऐसा सेगमेंट बन जाता है कि यहाँ पे आपका पैसा बन सकता है, और उसमें भी लेकिन टाइम जाएगा। आपका भी, कंपनी का भी, कंपनी भी ग्रो कर रही है, उसको भी टाइम दो, शेयर प्राइस को भी टाइम दो और खुद को भी टाइम दो। पर कोई भी प्रमोटर है हाँ, जो 74.99% ऊपर, तो वो शेयर नहीं रख सकता अपने पास, नहीं रख सकता। उसको 25% गवर्नमेंट के लॉ के सेवी के लॉ के हिसाब से पब्लिक को देनी पड़ेगी, चाहे अपने रिश्तेदारों को दे या पब्लिक में बांटे। और मोस्टली 74% 99% शेयर होने के बाद, और में 8% एक DIA इसका है, FI इसका 12% है, 20% तो वो निकल गया, पब्लिक वाला तो सिर्फ 5% है, वो 5% में हम आते हैं। तो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, फिर हमें जरूरत क्या, हमारे पास तो पैसा बढ़ना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन सिर्फ 10% का है, हाँ, और हम 30% के स्लैब में आते हैं। FD में भी 30% के स्लैब में आते हैं। हमारा टैक्स इतना बन जाता है, तो 20% तो वहाँ भी बचत होती है, 20% हमारी वहाँ बचत होती है। फिर तुम्हारा जब मर्जी करो उसको लिक्विड कर लो, आपको कहीं थाने जाने की जरूरत नहीं कंप्लेंट करने की, मेरे पैसे खा गए वो, तो पैसे तुम्हारी जेब में पड़े, जब मर्जी बेचो। तो आजकल अगर कोई फ्यूचर पेरेंट भी है, हाँ, वो अपने बच्चों के नाम पे हाँ, अगर माइनर डीमैट या डीमैट अकाउंट खुलता रख दे और डालता रहे पैसा। हाँ, हमारे लड़की पोती हुई है, तो मैंने उसको बोला 11,000 रुपये मेरे से ले ले शेयर और शेयर खरीद रख ले, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शादी में, तब तक 2 करोड़ रुपये हो जाएगा इसका 20 साल बाद। ये JP पावर वगैरह दूसरे वगैरह छोटे वगैरह शेयर उनको ले दूँगा। जैसे अब JP पावर ने ग्रो करना ही करना है, सोचने लग जाए वैसे इमेजिनेशन थोड़ी बहुत JP पावर ने ग्रो करना ही करना है, क्योंकि पावर ग्रिड ने ले लिया इसको। चलो स्टॉक कोई भी हो, टाइम 6500 करोड़ रुपये कैपिटल है इसका, JP पावर का। 20-25 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी कंपनी को। कोई यह दिक्कत है, हम उसने झुंझुन वाला ने तो वेट किया ना टाइटन में, तभी पैसा बना। उसको आपको वेट तो करना पड़ेगा, एक नहीं कोई एक दिन में आप तीसरी मंजिल पे चढ़ जाओगे तो वो नहीं चढ़ सकते आप, ऐसे ऐसे चढ़ोगे ना। और कंपाउंडिंग का एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में दिखता नहीं है कि बढ़ रहा है, लेकिन एक कंपाउंड करके 10 साल बाद पैसा जब बढ़ जाता है ना, उसकी 11वें साल की कंपाउंडिंग या 15 साल के बाद 16वें साल की कंपाउंडिंग वो डबल होती है, डबल हो जाती है वो। पैसा बढ़ता ही कंपाउंडिंग से है, अगर कंपाउंडिंग नहीं है तो पैसा नहीं बढ़ेगा। अब मेरे को ये लॉयड इंजीनियरिंग का 5000% रिटर्न दे रहा है, किस काम में मेरे को 51,900 रुपये लगा के मैंने। सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है 403 में से? सारे फेवरेट है। एक कोई यार, ये इन्फोसिस अच्छा है, इन्फोसिस तो दे ही नहीं रहा कुछ, आइशर दे रहा है। आप सोच के कोई एक बताओ मेरे को कि यार ये स्टॉक ने तो बहुत बढ़िया काम किया मेरे लिए। अब 2 साल टाटा पावर चला नहीं है, हाँ, अब एकदम टाटा पावर चल गया, डबल हो गया पैसा। ये तो कोई भी स्टॉक है नीचे भी जाता है, जैसे हार्ड काम करता है ना, ऊपर नीचे ऐसे, ये शेयर मार्केट भी ऐसे नीचे काम करता है जैसे आपका हार्ड काम करता है। 2 साल में आपका मन क्यों नहीं किया बेचने का कि ये पैसा मेरा वेस्ट हो रहा है, मैं कहीं और लगा देता हूँ? वो ऐसा ना, मैंने फ्री करके रखे शेयर, मैं तो उनसे कमा लिया था उस टाइम। अच्छा, उस टाइम पे कमा लिया? उस टाइम मैंने 1 लाख रुपये टाटा मोटर से कमा लिया था, टाटा पावर से, तो मैंने वो शेयर फ्री करके रख दिए। मेरे बड़े ना बड़े, मुझे क्या दिक्कत है। जब मैंने बैंक में पैसे रख के 8 साल बाद FD लेनी है, तभी मेरे को 30% टैक्स लगना है, तो भी मुझे फ़ायदा क्या? उससे तो ये ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे। टाटा पावर का शेयर कल 2000 रुपये भी हो सकता है, इतना मुझे यकीन है। टाटा मोटर का शेयर जैसे आज तुम जाओ उसमें, वो कौन सा शेयर है, बजाज फाइनेंस देख लो, बजाज फाइनेंस का 18,000 रुपये का शेयर था, मैंने 10 शेयर खरीदे तो सबलेट आ गया। उसमें मैंने फिर बेच दिए, प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा। अगर मेरा प्रॉफिट बुकिंग साइट देखते जो प्रॉफिट कहाँ से आया,
वहीं से आया। अब बजाज फिंसर मैंने पीछे गया था 1700 रुपया, मैंने 1200 खरीदी थी, मैंने फिर बेच के प्रॉफिट निकाला, फिर मैंने ऐड करना शुरू कर दिया, 1700 भी ऐड कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ और बहुत सोच सोच के जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सिचुएशन में डालने वाला हूँ। मान लो कि आपने ये सारा कुछ 2019 के लॉकडाउन से पहले किया होता, ये पॉडकास्ट तब हो रही होती कि अब लॉकडाउन के टाइम के जस्ट 1 महीना पहले बैठे हैं या कोविड के न्यूज़ के 1 महीना पहले बैठे हैं, और आपके पोर्टफोलियो लेट से जो अभी 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का है वो एकदम से 60% डाउन आ जाता कोई बात नहीं, लॉकडाउन के बाद। नहीं, सोच के बताओ, आपका पोर्टफोलियो 2-2.5 करोड़ की जगह मैं 60% निकाल दूँ ऊपर से तो कितना रह गया, 1 करोड़ रह गया लेट से, तो आप 1.5 करोड़ के लॉस पे बैठे हो। मैंने 1 करोड़ ही लगाया उसमें, तो मेरे को 1 करोड़ का चलो 40 लाख रह गया आपका। कोई बात नहीं, बढ़ेंगे शेयर, फिर कोविड चला जाएगा तो बढ़ेंगे। आपने वो फेज देखा नहीं ना ऐसा कुछ, लेके एकदम बाजार गिरा था। हाँ, गिरा बाजार। अब मैं बताता हूँ आपको, पिछले साल जब ये यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई शुरू हुई तभी तो बाजार गिरा था, तो मैंने उसमें होल्ड किया, उसमें मैंने ऐड किया। बेचा आपने? कुछ नहीं बेचा, मैंने ऐड किया उसमें। यूक्रेन के वार में, रशिया की वार में, ये जिस दिन ये इसका इजराइल का और उसका झगड़ा हुआ है अभी जो लास्ट 2 महीने पहले, तो तभी मैंने कुछ नहीं बेचा, तभी मार्केट 4,000 पे आ गई थी, तभी मैंने कुछ नहीं बेचा, तब भी बाई किया था, और तभी बाई किया और डिप पे। अच्छे शेयरों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 403 स्टॉक अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं 400। मेरे पास 50 स्टॉक लॉस में है, बाकी 350 स्टॉक मेरे पास जो है प्रॉफिट में। अच्छा, कोई मेरे को 20% प्रॉफिट दे रहा है, कोई मेरे को 40% प्रॉफिट दे रहा है, कोई मेरे को 200% प्रॉफिट दे रहा है, कोई 300% प्रॉफिट दे रहा है। ये लाइट वाला मेरे को 5,000। कैपिटल साइजिंग सिमिलर है? मैं 50,000 60,000 से ऊपर किसी शेयर में ज़्यादा लगाता नहीं पैसा। अच्छा, ये कैप रखा हुआ है? मैंने अपना कैप रखा हुआ है, 50,000 से ज़्यादा शेयर नहीं लगा। HFCL कंपनी है, HFCL। इसको 1.5 साल पहले न्यूज़ आई थी कि ये ड्रोन के पार्ट्स बनाएगा और ड्रोन के पार्ट्स बनेंगे इसके। मैंने लिया हुआ था 72 रुपये, ये 50 रुपये चला गया। मैंने कोई बात नहीं, मैंने और ऐड किया, 500 शेयर था मेरे पास, मैंने इसको 750 शेयर बचा दिया। अब मेरी लिमिट पूरी होगी, 56,000 मेरा लग गया उसमें। मैंने उसको छोड़ दिया, गया पड़ा रहे। आज HFCL फिर अपने लाइन पे आ गया, बराबर पे आ गया, अब ये बढ़ेगा। नहीं, बट आपके मन में बिल्कुल हल्का सा भी लालच नहीं आता है ये बढ़ रहा है 50,000 का, क्या बात है, 2 लाख लगा लो? नहीं, मैंने 50,000 से ऊपर में कैप रखा हुआ है शेयर का। हम अच्छी बात है, बट क्यों? मैं नहीं लगाता, मेरा दिल ही नहीं करता लगाने को। इस कंपनी जितना मर्जी बढ़ता रहे, जितना मर्जी बढ़ता रहे। ये जो रुचि सोया का हुआ था एग्जांपल आपके साथ, आप देख रहे थे बढ़ रहा है, बढ़ाया नहीं आपने? बढ़ाया, मैंने नहीं बढ़ाया। मेरे पास 51 शेयर है रुचि सोया के, फ्री हैं। तो कितने नंबर ऑफ शेयर डिपेंड करते हैं, उसका प्राइस क्या है डिवाइडेड बाय उसका अप्रॉक्सीमेटली। अदानी की मैं बात करता हूँ, अदानी विल्मर यार, मेरे पास 130 शेयर था, 800 रुपये की खरीद का। मैंने उसको एवरेज करना शुरू कर दिया। अब पहले नहीं किया उसको, मेरा 30,000 रुपये लॉस में चला गया। तो कोई बात नहीं, -30 है, कोई बात नहीं। अब जब अमेरिकन गवर्नमेंट की क्लियरेंस रिपोर्ट आई है, उसके बाद मैंने ऐड करना शुरू कर दिया। 380 रुपये शेयर है वो, तो मैं उसके उधर से मैं ऐड कर रहा हूँ, उधर से वो बढ़ रहा है, तो जाकर 200-250 शेयर पे ये मेरा पूरा हो जाएगा। फिर जब ये प्रॉफिट में आएगा उसको काट के 50,000 रुपये लिमिट में कर दूँगा। जब भी कोई शेयर गिरता है, चाहे पोर्टफोलियो में है या नहीं है, आपको खुशी होती है? तो गिरे तो अच्छा है ना हमारे लिए, तो कंपनी अच्छी है। अदानी विल्मर की सबसे ज़्यादा फॉर्चून तेल की सेल है इंडिया में, इसमें प्रॉफिट में आना ही आना। ये तो सिर्फ खबर है, जब मार्केट में आती हैं कंपनी की तो अदानी गिर गया, नहीं तो अदानी फिर वहीं पहुँचेगा, फिर नंबर 1 बनेगा, देख लेना। अदानी ने अपना कुछ नहीं बेचा, उसको हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने खराब किया उसको। हिडनबर्ग वाले शॉर्ट सेलर हैं। आप बिलीव करते हो कि वो सारी कंपनी बिल्कुल सेम आ जाएंगी, फंडामेंटली अच्छी है? अब मैंने कल अदानी ग्रीन के 5 शेयर से शुरू किया है ऐड करना। अच्छा, कल? अच्छा, क्योंकि आगे ग्रीन एनर्जी का बहुत स्कोप है। मेरे पास ओरिएंट ग्रीन एनर्जी है, मेरे पास वो कितने शेयर हैं, इलेक्ट्रा ग्रीन है, JBM ऑटो है। ये आगे इनका समय आने वाला। अब टाटा मोटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। एक कंपनी है सर्वोटेक पावर, हाँ, सर्वोटेक पावर का नाम सुना होगा। उसको 2,000 चार्जिंग लगाने यूपी में उसको कॉन्टैक्ट मिला है, तो मैं सर्वोटेक में पैसा बढ़ा रहा हूँ। 70 रुपये का शेयर इस टाइम। रोज़ 5-6 अखबार पढ़ने का आउटपुट ये है। हाँ। आपको पता है कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी क्या कर रही है, और ज़बानी याद है, खबरें आ जाती हैं सारी पेपर में। जब फाइनेंशियल टाइम्स आप पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स से भी अच्छी है, ET वेल्थ उससे भी अच्छी है। आप ऑनलाइन पढ़ते हो अखबारें या नहीं, घर में आती हैं अखबारें हैं। अखबार पढ़ते हो आप? हिंदुस्तान टाइम्स आती है, पंजाब केसरी आती है। सबसे महंगी जो अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स है, 13 रुपये की। हाँ, और आपको रोज़ फाइनेंशियल का तो आता ही सारा
शेयर मार्केट है फाइनेंशियल टाइम्स में। पेपर पढ़ने कंपनियों के रिजल्ट्स का वो पहले बता देते हैं इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको भी तो पैसा, आपका बेनिफिट होगा। अगर कंपनी ने कमाया तो कंपनी सारा पैसा तो अपने पास रख नहीं सकती, दे हैव टू गिव यू यूर शेयर होल्डर। बट लोग कहते हैं ना न्यूज़ के बेस पे पैसे नहीं लगाने, वैसे लोग कहते हैं न्यूज़ के बेस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट इन्वेस्ट शायद किया जा सकता है। इन्वेस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम क्या इन्वेस्ट करोगे, 50,000 में आपको क्या ले जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा, वो आपको बढ़ा के ही देगा। आपको इस क्वार्टर में नहीं बढ़ा के देगा, अगले क्वार्टर में दे देगा, क्योंकि कंपनी, जिस कंपनी के पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, इन्फोसिस के पास कैश रिजर्व पड़ा है, आईटीसी के पास कैश रिजर्व पड़ा है, अब आईटीसी डीमर्ज होगी तो उसके उस कंपनी की शेयर तो हमारे को मिलेंगे। मतलब मैं थोड़ा मैथ कर रहा था दिमाग में कि अगर 2 करोड़ का कैपिटल है और 50,000 आपका कैप है, तो एक कंपनी के पास 0.25% होल्ड है आपके पोर्टफोलियो का, 54 है, तो उसमें दम ही नहीं है आपके पोर्टफोलियो को हिलाने का। मेरे पोर्टफोलियो को कौन हिला सकता है, कोई ऑपरेटर मेरे पोर्टफोलियो को नहीं हिला सकता, सब कुछ तो अकेले, अदरवाइज नहीं हिल सकता। हाँ, कोई बम पड़ जाए कंपनी पे, कोई वार हो जाए, आप तो और खरीदोगे, समझे नहीं। अगर मेरे पास कैपिटल होगा, उसमें कैश होगा तो मैं जरूर खरीदूंगा। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो का 5% कैश मेरे पास हर टाइम होना चाहिए। 5% कैश में वही खिलाता है, वही कमाता है। फिर उसमें सबसे बड़ा मेरे को बेनिफिट करता क्या है इस मार्केट में एडिएट सिक्योरिटी के बाद, कि मेरे को 4 टाइम्स लेवरेज मिल जाती है। अगर मैंने 1 रुपये का माल खरीदा तो मुझे 25 पैसे देने सिर्फ। अगर मेरे पास 5 लाख कैश है तो मैं 25 लाख का माल उठा सकता हूँ। आप टेस्टिंग करते हो क्या, कि मैं खरीद के देखता हूँ इसमें क्या है, कुछ दिन देखूंगा, फिर अगर रहा तो रखूंगा, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, आ गए तो आ गया, आएगा ही आएगा, ना जाने का मतलब नहीं। आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। इन्फी में मैंने 2 साल से होल्ड किया हुआ था 3500 शेयर, जैसे जो गिरता गया मैं ठहरता गया। अब प्रॉफिट में आया 2.5 साल बाद। अब अभी ऐसा तो होगा नहीं आदत आपका कि देखता रहूँ कि कितना कौन सा? नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं, मेरे तो जो शेयर अच्छे हैं अगर वो कम होते हैं तो 5-10 शेयर ऐड कर लेते हैं, और कम हुए 5-10 शेयर और ऐड कर लेते हैं। आपको याद रह जाते हैं आपके पास 403 कौन से शेयर हैं? नहीं, मेरे को कोई याद नहीं है, वो देख के पता लगता है। यार ये आई खबर है कोई हमारे पास? नहीं, हमारे उतना कंप्यूटर काम नहीं करता। ओके, नहीं ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। नहीं, थोड़े अब याददाश्त ही कमज़ोर हो गई है ना, बूढ़े हो गए हैं। नहीं, मेरा कोई खबर आ जाती है तो आपको वो खबर जब आती है ना, हाँ, उस टाइम चेक करते भी है, चलो कर लिया तो कुछ एक्शन लेते हो? क्या लेने एक्शन, वैसे ही मेरे प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर 5-10% कम भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। चलो, तो उस हिसाब से आपने पोर्टफोलियो को इतना वेरिएंट किया हुआ है कि पावरलेस है कोई भी स्टॉक आपका? मेरे पास सब कुछ बढ़िया है, पर ये इतने कैपिटल पे ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। वैसे किसी के पास 10,000 रुपये भी हैं, वो अगर 10 स्टॉक भी रखना चाहे, हाँ तो ले, एक स्टॉक ले ले, 2 स्टॉक ले ले, रख ले, वो कमाएगा। ही विल नेवर गो इन लॉस आफ्टर 1 year 2 years, दैट विल कम टू प्रॉफिट, डबल भी हो सकता है उसमें। दिक्कत ये होती है जो इन्वेस्टर बनने की कोशिश करता है ना, वो ट्रेडिंग करता रहता है, लेकिन नहीं, वो तो लॉस करता है, नज़र कर सकते हैं, वो गलत है, लॉस करता है। अब मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, अब मैं ट्रेडिंग करूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं करनी। क्यों नहीं? अभी आरती इंडस्ट्री है मेरे पास, आरती इंडस्ट्री, ये 1100-1200 का शेयर है, आज 500, 550, 600 रुपये घूम रहा है, 50% डाउन है। मैं इसमें ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करनी ट्रेडिंग, मुझे प्रॉफिट वो चाहिए, वो प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, वो तो जुआ है। करेक्ट, आपके खुद के फिलॉसफी से अलग हो जाएगी ना बात। मेरा प्रिंसिपल ही नहीं है फ्यूचर ऑप्शन, जब से मेरे घाटा डाला वो इंडिया बंद किया है, तो मेरे को इतने एडवाइजरी के फ़ोन आते हैं, मैंने सबको स्पैम में डाल दिया है, उठाता ही नहीं फ़ोन उनके। आप ट्रेडिंग करना बंद कर दिया हमने भैया। नहीं, हम आपको स्टॉक देते हैं, लेवल देते हैं, आप दे दो, लेवल सारे नीचे गिर जाते हैं, उनके ऊपर जाते नहीं। उनको बोलो मैं दे दूंगा लेवल, टेंशन मत लो। मुझे क्या जरूरत है, मैं कोई भी सिर खपाई वाला काम नहीं करता विदाउट टेंशन। आपको रिग्रेट होता है कि आपने 1982, 90, 95 रिग्रेट? अब रिग्रेट होता है, क्यों नहीं डाले? कब रिग्रेट होता है, मैं भी झुंझुन वाला होता। नहीं, सही बात है। आपने गलतियाँ की हैं खुद? बहुत ज़्यादा। क्या गलतियाँ की हैं? गलतियाँ की, अंधों की तरह शेयर ले लेता था, जैसे एस्ट्राजेनेका के लिए, उसमें 1,80,000 रुपये लॉस बुक करके बेचे। अच्छा, पर आप तो कहते हो आप 50,000 से जाते नहीं, कि तब जाते थे? उस टाइम मैं ई मार्जिन में मेरे को मिल गए 5 लाख के शेयर। 4800 रुपये का शेयर था उस टाइम, तो मेरे को तो लाख रुपये देना था। मैंने कहा यार ये उतना ऊपर जा रहा, क्योंकि उस कोविड चल रहा था, कोविड में वो दवाइयाँ उसकी दवा के बिक रही थी, एकदम एक रिपोर्ट बीच में आ गई, वो जो सारा काम ही बैठ गया, 3200 रुपये शेयर आ गया। तो तब आपने ये भी सोचा कि 50,000 से ऊपर? अब फिर 4700 रुपये शेयर पहुँच गया, अगर मैं 2 साल वेट किया तो। हाँ, मतलब आज के इन्वेस्टर अगर आप उस दिन भी होते तो भी प्रॉफिटेबल होते? प्रॉफिट में ना होता, एटलीस्ट लॉस में नहीं होता। लॉस में नहीं होते।
नहीं ये 50,000 का कैप का शुरू में मैंने ना स्टॉक ज़्यादा लेने की कोशिश करी, फिर मैंने कैप लगाया। मैंने कहा यार तू क्यों ले रहा है, पैसे ही कमाने हैं ना, अगर तेरी किस्मत पैसा होगा ना तो 50,000 से भी तो कमा सकता है। स्टॉक्स बढ़ा, एक टोकरी में सारे अंडे मत डाल। इफ यू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट इट कैन वी गो एट वन टाइम। नहीं तो आप वेट भी नहीं करते होगे ना तब, तो मैं वेट नहीं करता था, एग्जिट भी जल्दी ले लेते। जो शेयर मेरे को 10% प्रॉफिट दे रहे मैं उसको काट देता, यार मेरे 10% मिल गया यार 6 महीने में। अब जो शेयर को मेरे पास प्रॉफिट में आ रहे हैं मैं उनको ऐड करता हूँ जो डिप पे। जैसे तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ है, शराब बनाती है, तो पीछे इसके शेयर 15-15 रुपये गिरे तो मैंने उसमें 25 शेयर ऐड किए 5 में करके। हाँ फिर वही तिलक नगर 256 पे आ गया। अब मैं तो आपको टाटा टेली की बताता हूँ, 3 रुपये 67 मैंने शेयर लिए थे 10,000, वो 290 रुपये चला गया। मेरे बेटा बोलता रहा बेच दे इसको, बेच दे, 20 लाख रुपये आ रहा है तेरे को, तेरा कैपिटल और डबल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार ये और जाएगा, फेस वैल्यू 10 रुपये है, टाटा की प्रमोटर होल्डिंग है ज़्यादा है, तो टाटा कंपनी तो कुछ है जाता नहीं कहीं। तो बोले वो आ गया 65 रुपये पे, क्योंकि 3-4 न्यूज़ आई अखबार में कि टाटा टेली हर क्वार्टर में लॉस आ रहा है, हर क्वार्टर में लॉस आ रहा है, तो 65 रुपये पे आ गया। मैंने वो सारे शेयर बेच दिए। अब मैं फिर उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, डिप ऑन शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं अब मेरे पास 850 शेयर फिर हो गए वो, अब मैं फिर इसको बढ़ाऊँगा। और 90 रुपये भी मैंने लिए है, मेरी एवरेज 65 की आ रही है उसमें, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। नंबर रटे पड़े हैं आपको, मतलब स्टॉक किस प्राइस पे कब लिया, क्या प्रॉफिट निकाला उसमें से, थोड़ा बहुत यादाश्त रह जाती है। नहीं बट इम्प्रेसिव दैट शोज कि आप कितना इमर्स्ड हैं इस चीज़ में, जुड़े हुए हैं आप, कनेक्टेड हैं। अब जो कंपनी अच्छी है उनमें मैंने लाख रुपये शुरू कर दिए। अच्छा हाँ, जो कंपनी अच्छी है, मैं जैसे अब मेरे पास तुम्हारा वो तो आपने जो कंपनी का नाम लिया इन्फोसिस का, उसका 80 शेयर है मेरे पास 1 लाख रुपये में। टाटा इसका ट्राइडेंट का मेरे पास 3,000 शेयर है लाख रुपये में। ये एंट्री कैसे खुलती है, प्रीमियम मेंबरशिप कैसे मिलती है, किसकी? 50,000 से लाख, कौन कौन से शेयर क्यों आते हैं? जो अच्छे शेयर हैं, जो मेरे को इनमें अच्छों में से और अच्छे भी हैं। अब जो मेरे को प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं तो मैं उनमें शिफ्ट करूँ। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मेरे पास 500 शेयर था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 140-150 रुपये हिसाब से बेचे, आज वो 420 रुपये है, 3 गुना हो गया। पावर कंट। अगर मेरे पास वो शेयर होते 500, हाँ तो करेक्ट, तो मेरे पास कितना पैसा होता? ये सिर्फ उसका होल्डिंग का है। अब मैंने 205 शेयर बड़ी मुश्किल से किए हैं उसके, जब भी गिरता है 5-10 रुपये में 5-10 शेयर ऐड कर देता हूँ। मैं आपको एक और मैं सब, ये तुम्हारा है ना BEML, मेरे शेयर फ्री पड़े हुए थे 500, 125-26 मैंने बेचे, अब फिर वो बढ़ने शुरू हो गया सारा। अब मैंने फिर उसमें 100 शेयर रखे अपने पास, 500 शेयर थे मेरा फ्री। पता क्या लोग कहेंगे यार आपके तो सारे शेयर ऊपर जा रहे हैं, मैं कंपनी से मिला हूँ इसलिए कंपनी मेरे को रिजल्ट बताती है। मैंने एपटेक लिया, इसके झुंझुनू के शेयर में देखे, अभी मेरा एपटेक लॉस में चल रहा है, कोई बात नहीं। पर आपके 40-50 स्टॉक लॉस में हैं और बाकी के जो 70% 80% हैं वो प्रॉफिट में है, और सिंस सबका अपना अपना कैपिटल फिक्स्ड है तो मोर लेस मोस्टली मैं 50,000 से ज़्यादा नहीं लगाता, जो कंपनी अच्छी है उसमें लाख कर देता हूँ। 5-10 स्टॉक होंगे लाख वाले, हाँ 8-10 स्टॉक हैं, 8-10 हैं, तो वो भी 2.5% ही हैं, वो भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो मेरे को अच्छा देते हैं, डिविडेंड बहुत आ जाता है। साल का कितना डिविडेंड आता है? मेरे को 3 लाख रुपये साल का डिविडेंड आ जाता है। अच्छा, डिविडेंड से ही महीने का 25,000 निकल रहा है आपका? आराम से, मेरे दारू खर्च निकल जाते हैं। उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बच जाते हैं मेरे पास पैसे। फिर उसको डाल देते हो वापस? अच्छा, डिविडेंड का पैसा डाला है कभी स्टॉक मार्केट में? डिविडेंड को वो वही तो डलता है जो आपने आपकी, जैसे मेरे को 18 रुपये शेयर डिविडेंड दिया वेदांता ने, तो मेरा उधर नीचे बढ़ गया तो मेरे को कैश आ गया अकाउंट में, वो कैश को फिर मैं शेयर मार्केट में लगाता हूँ। मेरे अकाउंट में एंट्री आती है, आपको इतना डिविडेंड मिला इस शेयर से, जैसे पावर ग्रिड है दबा के डिविडेंड देता है। अभी इसने पीछे बोनस दिया, पावर ग्रिड ने, पावर फाइनेंस ने बोनस दिया 3 पे 1, तो ये तो हमारा बढ़ने वाला सारा काम हो जाता है ना। उस मालिक के आगे झोली करोगे तो बहुत देगा वो उस मालिक के आगे। ये जो सारे एक्सपीरियंस आपने शेयर किए हैं ना, द काइंड ऑफ डायरेक्शन या सोच आपकी है टुवर्ड्स मार्केट, कि मार्केट पैसा कमा के देती है, स्टॉक्स भी कमा के देते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें आप में होनी चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या है वो 3 चीज़ें? यही है, आपके पास अपना पैसा होना चाहिए, अपना पैसा, हौसला होना चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए। हौसला और पेशेंस। हौसला लॉस खाने का, लॉस खाने का भी हौसला होना चाहिए, और लॉस प्रॉफिट खाने का भी हौसला होना चाहिए। प्रॉफिट खाने का भी हौसला होना चाहिए, निकलना नहीं है ना, निकलना नहीं है इससे। प्रॉफिट में आए तो 10-15% पे निकलो मत। अमेजिंग डिस्कशन, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल दिस।